बिजली के मामले पर भी आपको एक पर्सपेक्टिव लेके देंगे। हमारे पास कामरान अरशद साहब होंगे, चेयरमैन एप्टमा। और एप्टमा की जानिब से आईपीपी से मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। उनका मानना ये है कि इन आईपीपीज़ को 2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे एक साल में देकर आपने मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया और मुसलसल पैसे दे रहे हैं, और जो आपको महंगी बिजली मिल रही है उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये मुआहदे हैं। तो क्या ये मुमकिन होगा या नहीं? आइए नाज़रीन, अब बिजली की बात कर लेते हैं। बिजली के करंट जो हैं वो आवाम को ऐसे लग रहे हैं कि जान पर बन गई। अगर आप 50-60 हज़ार 1 लाख की तनख्वाह वाले की तनख्वाह में से सिर्फ बिल के मद में निकाल दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तालीम कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, घर का निज़ाम किस तरह तहबाला हो जाता है। और अगर आपकी तनख्वाह सिर्फ 50 हज़ार है और 35 हज़ार बिल आया है जो कि आए हैं मेड्स के, सर्वेंट्स के, ड्राइवर्स के, गार्ड्स के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी किस तरह डिसरप्ट हो सकती है। और करोड़ों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं। साथ सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिन लोगों की वजह से इन लोगों पर यह अजाब है वो बेहतरीन आसाइशों के साथ अरबपति खरबपति हैं। अरबपति डॉलर टर्म्स में है, खरबपति रुपी टर्म्स में है। एप्टमा ने अब एक स्टैंस लिया है इसके ऊपर कि जी आप आईपीपी से मुआहदा मनसूख करें। हमारे पास कामरान अरशद साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है। पहले तो ये बताइएगा जी कि आप क्यों कह रहे हैं कि आईपीपी से मुआहदे मनसूख करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हम ये एप्टमा के प्लेटफॉर्म से आईपीपीस के एग्रीमेंट मंसूख करने का मुआहदा जो हमने कल मंसूख करने का जो हमने मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से, वो इसलिए किया है कि ये बिजली कम बना रहे हैं एंड कैपेसिटी पेमेंट की मद पे बहुत ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट से ले रहे हैं। एंड उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि आवाम पे बिजली का सर्कुलर डेट का बोझ, सनत पे सर्कुलर डेट का बोझ, और महंगी तरीन बिजली पूरे खत्ते की। हमारी बिजली इस वक्त इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, वियतनाम से सबसे ज़्यादा महंगी तरीन बिजली है। तो हम इन हालात में कम्पीट नहीं कर सकते। इस बात की अक्कासी के लिए मैं आपसे मई 2024 की नेपरा टैरिफ डिटर्मिनेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो कि 9 रुपये 12 पैसे है। ठीक है जी। और इसी तरह जून 2024 की नेपरा टैरिफ डिटर्मिनेशन फ्यूल कॉस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि तकरीबन 9 रुपये 24 पैसे है। कहने का पर्पज़ ये है कि ये फिर जो 42-43 रुपए सनत का रेट है या 65 से 70 रुपए घर का रेट है, इसमें ऐसे कौन से चार्जेस हैं, क्यूटीए, एफपीए या और छोटे मोटे चार्जेस के अलावा, जिससे आवाम को वाकिफ होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आवाम किस चीज़ की कीमत अदा कर रही है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये कैपेसिटी पेमेंट है। ये कैपेसिटी पेमेंट की शीट है। ये आपको आराम से मिल सकती है कि कितने खरबों रुपया इन आईपीपीस को पे हो रहे हैं। इनके सारे एग्रीमेंट इसलिए मनसूख होने चाहिए एंड दे शुड गो फ्रॉम पे एज यू टेक और कैपेसिटी पेमेंट टू ओनली पे एज यू टेक। कल मैंने बात की एनर्जी मिनिस्टर से, अवैस लगारी साहब से, तो वो कह रहे थे कि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपकी तजावीज़ अपनी जगह पर, लेकिन बैन-अवी मुआहदे हैं, सॉवरन गारंटीज़ मौजूद हैं, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन आप जिस तरह फरमा रहे हैं उसके मुताबिक ये बहुत आसान है, ये कुछ 60 दिन में हो सकता है। तो ज़रा ये बताइएगा कि जो सॉवरन गारंटीज़ हैं उनका क्या बनेगा? देखिए सर, मैं इसमें आपको कतन ये नहीं कह रहा कि आप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पहले उसको डिस्टर्ब करें। पहले आप इसमें जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, पहले आप उनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। फोरेंसिक ऑडिट करना कौम का, गवर्नमेंट का हक है। इसके पैसे गवर्नमेंट कौम से इकट्ठी करके इन आईपीपीस को पे करती है। लिहाजा गवर्नमेंट को पता होना चाहिए और आवाम को पता होना चाहिए कि क्या जिस चीज़ के पैसे वो इतने महंगे हाई टैरिफ बिल्स में अदा कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, ये जितने आईपीपीज लगे हैं 94 की पॉलिसी के तहत, 2002-2003 की पॉलिसी के तहत, 2013-14 की पॉलिसी के तहत, इन सब को 16 से 17% गारंटीड रिटर्न्स हैं। इन सब को रुपी पेमेंट मिलनी थी, लास्ट मिनट पे इनकी पेमेंट डॉलराइज हो गई।
इन सब की हीट रेटिंग चेक नहीं हुई। जो इनको मैन्युफैक्चरर ने हीट रेटिंग दी थी, यानी कि इतने ग्राम से आप 1 यूनिट बिजली बनाएंगे, ये उससे कहीं कम में बनाते हैं एंड क्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि इनको तेल बच जाता है, तेल की पेमेंट पूरी ली एंड सरकार से तेल ले लिया, पेमेंट पूरी ली, लेकिन तेल इनको बच गया। वो इनकी मलकियत नहीं है, वो आवाम की मलकियत है, वो सरकार की मलकियत है। चौथी चीज़ सर, इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसमें ओवर इनवॉइसिंग है। आपने कुछ नहीं करना। मार्च 2020 की एक रिपोर्ट है जिसका नाम मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट है। आप सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं एंड उसमें पहले जो आपके पुराने आईपीपीज हैं जो इधर लगे हुए हैं, पहले आप उनका ऑडिट करें एंड उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। उसमें आईएसआई की फाइंडिंग्स हैं, उसमें एफआईए की फाइंडिंग्स हैं। बस सिंपल एज दैट। आप इनके फोरेंसिक ऑडिट कराएं, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी सनतें कितनी मुतासर हो रही हैं, और अगर यही ट्रेंड चलता रहा, मुआहदे यूं ही चलते रहे, तो क्या नुकसान होगा ब्रीफली? देखिए सर, आज से 2 साल पहले टेक्सटाइल की सनत 13-14 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट से 19.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे गई थी। जिस साल में 27.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई इस मुल्क की तारीख में 31.5 पे गई थी। अब 2 साल पहले हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 19.5 बिलियन डॉलर से गिर के 16.5 पे आ गया, और ये जो अभी माली साल क्लोज हुआ है 30 जून 2024 में, उसमें भी बमुश्किल हमने 16.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट अचीव की। बेशक बिजली 250 गुना महंगी हो गई और गैस भी 250 से 275% महंगी हो गई पिछले 24 महीने के अंदर अंदर। हमारी तरफ से जवाब है, हम इस साल किसी भी तरीके से इस एक ग्लोबली स्लो एनवायरनमेंट में 16.5 बिलियन डॉलर नहीं कर सकते। हम मुकाबला ही नहीं कर पा रहे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के साथ, जहां 6 से 9 सेंट की बिजली है और हमारे यहाँ 15.5 सेंट की बिजली है। वहाँ 6 से 8 डॉलर की गैस है, हमारे यहाँ 11.5 से 14 डॉलर की गैस है। तो हम सर इसमें मुकाबला नहीं कर सकते, हम अपनी महंगाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। खान, आप जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ देर पहले एक अलामती भूख हड़ताल हुई, उसके अंदर पीटीआई की क़यादत ने शिरकत की, फिर प्रेस टॉक हुई। तो ज़रा इस वक्त के हालात बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि उस प्रेस टॉक से आपको क्या पता चला कि पीटीआई अलामती भूख हड़ताल से क्या करना चाह रही? हाँ जी बिल्कुल, जो टोकन हंगर स्ट्राइक थी पार्लियामेंटेरियंस की, पीटीआई के सुन्नी इतिहाद कौंसल, इसके साथ साथ मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन, इनकी अभी वो तो ख़त्म हो गई है। बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया है उमर अयूब की तरफ से कि ये हंगर स्ट्राइक जो है ये कल भी जारी रहेगी। 3 बजे बुलाया गया है तमाम अरकान पार्लियामेंट को, इत्तेहादियों को, और 7 बजे का टाइम दिया गया है कि 3 से 7 यानी 4 घंटे अलामती हड़ताल की जाएगी और आइंदा दिनों में भी इसको जारी रखा जाएगा। बुनियादी तौर पर अगर मुतालिबात की बात करें तो कई लंबी लिस्ट है, हर कोई अपना अपना मुतालबा लिए यहाँ दोहरा रहा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी और वैसे भी जो मेरी तमाम अरकान से बात हुई, बैरिस्टर गोहर से, उमर अयूब से और जरताज गुल जो मैट्रिक करते हैं, असद कैसर, इन तमाम से, तो सबका कहना था कि बुनियादी तौर पर हम बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो उनका आइडिया था कि मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा, और उससे पहले का माहौल जो है वो हम बना रहे हैं। पहले हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको रोज़ाना की बुनियाद पर टोकन हंगर स्ट्राइक से फिर हम रेगुलर एक सारे दिन की हंगर स्ट्राइक करेंगे, और उसके बाद फिर इसको पूरे मुल्क में इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मुतालबात ये हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई, उन पर जो सख्तियाँ की जा रही हैं जेल में, उसकी उस हवाले से भी उस पर नरमी, और उनकी अहलिया जो है उनकी रिहाई, इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, इजाज़ चौधरी समेत बाकी जो उमर चीमा और बाकी लोग जो है सीरान, उनकी रिहाई। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा है कि जो महंगाई है ख़ास तौर पे बजट में, इसके साथ साथ जो टैक्सेस लगाए गए उनकी वापसी, अच्छा, बिजली के हवाले जरा से अगर मैं आपसे टिक्का पूछ पाऊँ, एक जो है वो आपको ज़िमनी सवाल लगेगा, क्योंकि व्यूअर्स के लिए भी ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा जानना, ये अलामती भूख हड़ताल क्या होती है? मतलब 3 घंटे की भूख हड़ताल कौन सी होती है? ऐसी आप कहें कि हमने अलामती रोज़ा रखा हुआ है, तो अलामती भूख हड़ताल क्या होती है कि उन 3 घंटों में आपने पानी नहीं पिया, उन 3 घंटों में आपने चाय और बिस्किट नहीं, लेकिन उसके बाद आप खा पी लेंगे, तो अलामती भूख हड़ताल क्या होती है?
बिल्कुल उनका मकसद तो यही था कि हम सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे बैठ के भूख हड़ताल का नाम लेके बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तमाम मीडिया को हमारा एहतजाज पहुंचे। और ख़ास तौर पे जो इन दिनों उन्होंने अभी आखिरी बात जो की कि हमारे खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है उस हवाले से भी हम इकट्ठे हुए हैं और महंगाई के हवाले से भी इकट्ठे हुए हैं और कल भी इसी क्रैकडाउन के खिलाफ इकट्ठे होंगे। रऊफ हसन की गिरफ्तारी और उसके बाद पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी के अगले ही रोज़ रात गए, सब ढूंढते रहे किस थाने में रखा गया है, क्या जो लोग गिरफ्तार हुए थे खवातीन। उसके बाद रात को ये फैसला हुआ है कि आज से ही टोकन स्ट्राइक जो है वो शुरू की जाए। टोकन स्ट्राइक यकीनन एक एहतजाज की तर्ज है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के स्पीकर को अच्छा, ये बताइएगा कि किया गया, हमें आज ये भी पीटीआई की तरफ से भी बताया गया कि जुमे को पुरअमन एहतजाज होगा। असद कैसर साहब की मैं बातचीत सुन रहा था, उसका क्या प्लान है? क्योंकि हमने पुरअमन एहतजाज की एक किस्त तो 9 मई को देखी है और इमरान खान का पुरअमन एहतजाज GHQ के सामने 9 मई पर मुंतज हुआ, फिर उसके बाद जो हालात बने वो आपके सामने हैं। ये किस किस्म का पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या मालूमात है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस हवाले से मैं यकीनन इनसे सबसे बात हुई। ये जो एहतजाज है ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है उसके प्लेटफॉर्म तले ये एहतजाज किया जा रहा है, जिसका तहरीक इंसाफ एक हिस्सा है। और यकीनन उसमें महमूद खान अचकज़ई और इसके साथ साथ दीगर क़यादत को एतमाद में लेके ऐलान किया गया। इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में जो भी उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन लड़े थे, इसके साथ साथ जो अरकान हैं वो अपने अपने हलकों में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ भी एहतजाज की कॉल दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा, चारों सूबों में एहतजाज की कॉल है, कराची में एहतजाज का प्लान है। इसके साथ साथ कोयटा में अपनी हद तक जो अरकान हैं वो एहतजाज करेंगे। कराची में 9 MPs को टास्क दिया गया है, लाहौर में भी टास्क दिया गया है। तो यूँ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से दबाव बढ़ाना, इसके साथ साथ जो अरकान चूँकि ऐन उस दिन 15 दिन पूरे हो जाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी गई थी तहरीक इंसाफ के अरकान को कि वो जिस मर्जी पार्टी में आज़ादाना तौर पर शामिल हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर अरकान जो है उन्होंने अगरचे हल्फनामे जो है वो तो जमा करवाए हैं तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन अभी MPs की MNA जो लाहौर के हैं, पंजाब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा उनके हल्फनामे आने अभी बाकी हैं। I have to leave it there. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की।